हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन एवं विजन स्मार्ट क्लासेस में हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के नए सेशन में। साथियों आज का नया सेशन बहुत खास होने वाला है। हमने शुरू किया है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितने हमारे प्यारे भाई बहन शामिल होने वाले हैं उन सभी के लिए हम लोग ने पढ़ना शुरू किया है सर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र अध्याय दूसरा अर्थशास्त्र का राज्य एवं राष्ट्र की आय लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है सर। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आय किसे कहते हैं, उसमें बिहार के बारे में आय पढ़े थे और आज हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ना है मेरे भाई? राष्ट्रीय आय पढ़ना है। आइए राष्ट्रीय आय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि लेक्चर नंबर 1 देखें, ठीक है। फिर आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। ऐसे सीक्वेंस बाय वीडियो आप देखिएगा तो क्या आपको भी बेनिफिट होगा, आप भी आपका प्रॉपर से अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से आपकी भी तैयारी हो जाएगी। चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन में। पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ना है मेरे भाई? राष्ट्रीय आय पढ़ना यानी कि नेशनल इनकम। क्या पढ़ना है मेरे भाई? नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आय के बारे में हमें पढ़ना है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो एक वर्ष की अवधि में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि सर कोई देश है, उस देश के भीतर एक वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर मेरे भाई? एक वर्ष के अंदर जो है सर जितनी सारी वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादित होता है और सेवा होता है, उन सारे मूल्य को जोड़ दिया जाए तो यही हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखिए यहाँ कह रहा है समय अवधि। समय अवधि कितना होना चाहिए बाबू? 1 वर्ष होना चाहिए। केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में क्या सेवा शामिल किया जाता है? वो अंतिम वस्तुएं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय आय का मापन मौद्रिक मूल्य में होता है। यानी कि राष्ट्रीय आय जो होता है मेरे भाई, नेशनल इनकम होता है, इसका जो मापन इकाई होता है वो मुद्रा होता है। क्या होता है? मुद्रा यानी कि रुपया होता है। किसका होता है बाबू? मुद्रा यानी कि रुपया होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, क्षमा कीजिए, अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों के महत्वपूर्ण कथन है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में पूरे विश्व स्तर पे जितने भी अर्थशास्त्री थे उनमें से कुछ जाने पहचाने और पूरे विश्व भर में विख्यात जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपना महत्वपूर्ण कथन दिया था। उन्हीं कथन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और पहले अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है बाबू? अल्फ्रेड मार्शल नाम है। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल नाम है इनका। देखिए अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना है कि किसी देश के श्रम और पूंजी, श्रम मतलब होता है बाबू मेहनत, क्या होता है? मेहनत, और पूंजी मतलब होता है रुपया। क्या मतलब भाई? रुपया। किसी देश के श्रम और पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वर्ष में उत्पादित सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल शुद्ध मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है मेरे भाई। अगर कोई देश है, किसी देश के श्रम और पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वर्ष में उत्पादित सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तु और सेवाओं के कुल शुद्ध मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। और 2 नंबर हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री थे एसी पिंगू। क्या है बाबू? एसी पिंगू। कौन थे? एसी पिंगू। प्रोफेसर पिंगू इसे कहा जाता है। प्रोफेसर पिंगू इन्हें कहा जाता है। चलिए ये प्रोफेसर पिंगू का कहना है कि राष्ट्रीय आय समाज की वह आय है, राष्ट्रीय आय समाज की वह आय है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय समाज की वह आय है जिसे किसमें मापा जाता है? वो मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी क्या है मेरे भाई? शामिल है। राष्ट्रीय आय समाज की वह आय है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। अगला बात है इरविंग फिशर है, तीसरे हमारे प्रमुख जो है
और शास्त्री उनका नाम है इरविंग फिशर। क्या नाम है मेरे भाई? इरविन फिशर। इनका कहना है कि राष्ट्रीय आय केवल उन सेवाओं का योग है, राष्ट्रीय आय केवल उन सेवाओं का योग है जो अंतिम उपभोक्ताओं को एक वर्ष में प्राप्त होती है। क्या होती है? एक वर्ष में प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय केवल उन सेवाओं का क्या है मेरे भाई? योग है जो अंतिम उपभोक्ताओं को क्या करती है? एक वर्ष में प्राप्त होती है। चलिए, इनके बाद है बाबू प्रोफेसर केन्स के अनुसार। क्या है मेरे भाई? प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रोफेसर केन्स के बारे में, प्रोफेसर जे एम केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा की बात करें तो देखिए, एक व्यक्ति थे, प्रमुख और शास्त्री थे, जिनका नाम था प्रोफेसर जे एम केन्स। इनके अनुसार अगर देखा जाए राष्ट्रीय आय की परिभाषा तो ये कहते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय होती है। कितना होती है? एक वर्ष में अर्जित कुल आय होती है। प्रोफेसर जे एम केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा कहता है किसी देश की राष्ट्रीय आय, मतलब कोई देश है सर, उस देश का जो राष्ट्रीय आय है उस देश के निवासियों के द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय होता है। यानी कि यह हमारा देखा जाए तो हम भारत का मैप बनाते हैं बाबू, यहाँ पे आपको समझाने के लिए भारत का क्या करते हैं वो मैप बनाते हैं। ओहो, पता नहीं किसका नजर लग जाता है यार। चलिए, चलो चौबारे ढूंढे झिलमिल चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, तो तारे बिछा दूं मैं फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये मेरा भाई क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है? टेढ़ा हुआ है। और प्रोफेसर केन्स कहते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय है। देखिए हमारा भारत देश है, भारत देश में हमारे जितने भी देश के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, और एक वर्ष में जितना आय को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। एक वर्ष के अंदर जितने पैसा कमाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए, आई होप कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार आप लोग समझे होंगे। चलिए, अगला हमारा पॉइंट क्या रहा है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहा है कि भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय के आकलन करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि भारत में सांख्यिकी विभाग करने का मतलब गणना करने वाला एक विभाग है, सांख्यिकी विभाग है। उसी के अंतर्गत एगो बोर्ड हमारा है जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या नाम है बाबू? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम शॉर्टकट में CSO कहते हैं। क्या कहते हैं वो? CSO कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चलिए, वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श, यानी कि राष्ट्रीय आय में जो है बाबू, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NSSO जो है मेरे भाई, वो क्या करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। CSO का जो सहायता करने वाला है बाबू, राष्ट्रीय आय की गणना करने में CSO का जो सहायता करता है वो है NSSO, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये भी एक संस्था है जो क्या करता है? किसकी मदद करता है? इसकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। किसके लिए बाबू? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। चलिए,
अगला प्रश्न हमारा एगो प्रश्न करके दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मेरे भाई किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। आइए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आशय यह है कि एक वर्ष की अवधि में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम मूल्य एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। यानी कि जीडीपी जो है मेरे भाई अपने देश के अंदर एक वर्ष के अंदर जितनी भी उत्पादित मूल्य है बाबू, जितने भी उत्पादित वस्तु है और सेवाओं है, उन सभी को जोड़ दिया जाए तो जो मूल्य प्राप्त होता है वही हमारा जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हमारा जीडीपी कहलाता है। ये थोड़ा और आगे विस्तार से जानेंगे। देखिए कह रहा है कि इसमें देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों और विदेशी कंपनियों द्वारा देश की सीमा के भीतर किया गया उत्पादन भी शामिल होता है। यानी कि इसमें देश के अंदर रहने वाले नागरिक के साथ साथ, यानी कि अपना ये देश भारत है, अपना देश, एक बार फिर से मैं फिगर बनाता हूं आपको। अपना देश भारत है मेरे भाई। जाहिर सी बात है कि भारत है तो इसमें विदेश के अदर कंट्री के भी लोग यहाँ पे निवास रहते हैं, भारत में काम करने के लिए आते हैं। तो देखिए इसमें देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के साथ साथ, यानी कि भारत के लोग भी यहाँ पे रहेंगे और विदेशी व्यक्ति भी क्या करेंगे, यहाँ पे रहेंगे, और विदेशी कंपनियां भी क्या करेगी, यहाँ पे रहेगी। और इनके द्वारा विदेशी व्यक्तियों और विदेशी कंपनियों के द्वारा देश के भीतर, यानी कि देश के भीतर किया गया उत्पादन भी क्या इसमें शामिल है। यानी कि विदेशी कंपनी भारत में आएगी, यहाँ पे रहेगी, उत्पादन करेगी, या कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में रहेगा, यहाँ पे क्या करेगा, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करेगा, पैसा कमाएगा, वो भी क्या है इसमें शामिल है, वो भी क्या है जीडीपी में शामिल है। चलिए जो लोग विदेश में रहने वाले, किन विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनका उत्पादन जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि भारत में वो जो विदेश के लोग हैं कमा करके भारत में प्रत्यक्ष रूप से पैसा भेजते हैं, वो पैसा जब भारत में आता है तो उसको हम किसमें शामिल करते हैं मेरे भाई, जीडीपी में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, जीडीपी में शामिल करते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, कपड़ा, मोबाइल आदि और सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन आदि उत्पन्न होती है। आदि क्या होती है मेरे भाई, उत्पन्न होती है। भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, कपड़ा, मोबाइल आदि क्या क्या और सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन आदि क्या होती है मेरे भाई, उत्पन्न होती है। इस सबको जीडीपी में शामिल किया जाता है। इसमें शामिल किया जाता है मेरे भाई, जीडीपी में शामिल किया जाता है। एक और उनके कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इनके बाबू जितने भी बाबू कुल मूल्य है, सभी मूल्यों को मिला करके क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको और विस्तार से समझ में आएगा। देखिए जीडीपी के मुख्य विशेषताएं, जीडीपी के मुख्य विशेषता को समझते हैं तो जीडीपी की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है। जीडीपी की गणना किसके लिए, कितने लिए किया जाता है मेरे भाई, एक वर्ष के लिए किया जाता है। कितने दिन के लिए किया जाता है, एक वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें केवल अंतिम फाइनल वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें केवल क्या क्या अंतिम वस्तुएं सेवाओं को क्या किया जाता है बाबू, शामिल किया जाता है। जीडीपी एक वर्ष के लिए शामिल किया जाता है, अर्थात एक वर्ष के लिए जीडीपी निकाला जाएगा। 2025 का भी निकला था, 24 का निकला था, 26 का भी निकलेगा, 27 का भी, 28 करके एक साल में एक बार जीडीपी निकलता है। चलिए इसमें देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला उत्पादन शामिल होता है। यानी कि जीडीपी में एक देश के भीतर एक वर्ष में जितना भी वस्तुएं सेवाओं का बाबू क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, सबको इसमें शामिल किया जाता है। आगे कह रहा है कि इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा देश के अंदर किया गया उत्पादन भी क्या होता है, शामिल होता है। बिल्कुल होता है। चलिए उदाहरण क्या कह रहा है मेरे भाई, उदाहरण कह रहा है कि यदि भारत में एक वर्ष के दौरान, उदाहरण के तौर पे समझिए, यदि भारत में एक वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 20 लाख करोड़। कितना हुआ बाबू, 20 लाख करोड़ हुआ। एक साल में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 20 लाख करोड़ हुआ।
और उद्योगों में उत्पादन जो होगा बाबू 80 लाख करोड़। कितना हुआ? 80 लाख करोड़ हुआ। दोनों कितना हुआ? 100 लाख करोड़। कितना हुआ? 100 लाख करोड़ हुआ। दोनों कितना हुआ बाबू? 100 लाख करोड़ होगा। आगे ये और सेवाओं का उत्पादन 100 लाख करोड़ हुआ। सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ बाबू? 100 लाख करोड़ हुआ। तो यहाँ पे प्लस करते हैं, क्या करते हैं? प्लस करते हैं 100 लाख है। चलिए 100 लाख करोड़ हुआ। दोनों को जोड़ दिया जाए, आगे देखिए सेवा का उत्पादन 100 लाख करोड़ हुआ। तो इन सभी के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे? भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाएगा। तो देखिए इन सारी वस्तुओं को जोड़ दिया जाए, मूल्य को जोड़ दिया जाए, तो यही क्या कहलाता है? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक साल में टोटल कितना हुआ? 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ हुआ। 100 लाख करोड़ होता तो कितना हुआ? 200 लाख करोड़। कितना हुआ बबन भाई? 200 लाख करोड़ हुआ। कितना हुआ? 200 लाख करोड़ हुआ। कितना हुआ? 200 लाख करोड़ होगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखा, आगे कह रहे हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बाबू किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? थोड़ा एक मिनट, चलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसे कहते हैं? तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जो कहते हैं मेरे भाई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से है। आशा यह है कि एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से। कितने से बाबू? कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है मेरे भाई? सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से आशय यह है कि एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य, क्या है वो? कुल मूल्य, मौद्रिक मूल्य से। आगे कह रहा है कि इसमें देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर तथा विदेशी में भी किया गया उत्पादन दोनों शामिल होता है। जबकि जीडीपी में क्या था? जीडीपी में ई शामिल नहीं था। कोई व्यक्ति विदेश में रह करके क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो जीडीपी में बाबू शामिल नहीं था। जबकि बाबू जीएनपी में क्या है? शामिल है, जीएनपी में ही शामिल है। आगे कह रहा है कि लेकिन विदेशी नागरिकों द्वारा, लेकिन विदेशी नागरिकों द्वारा देश के भीतर किए गए उत्पादन इसमें शामिल नहीं है। लेकिन विदेशी नागरिकों के द्वारा क्या किया गया? देश के भीतर किया गया उत्पादन शामिल नहीं है। जबकि जीडीपी में क्या था? कोई विदेशी व्यक्ति और भारत में रह करके वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो जीडीपी में क्या था? शामिल था। जबकि जीएनपी में क्या है बाबू? वो शामिल नहीं है। जीएनपी में क्या है? शामिल नहीं है। जीएनपी में शामिल नहीं है, जीएनपी में शामिल नहीं है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे भाई? आगे कह रहा है कि इसकी मुख्य विशेषताएं। किसका मुख्य विशेषता भाई? जीएनपी के। किसका मुख्य विशेषताएं? जीएनपी के, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है, बिल्कुल एक वर्ष के लिए की जाती है। जीडीपी की भी एक वर्ष के लिए ही किया जाता है। जीडीपी के लिए भी कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए किया जाता है। जीडीपी का भी कितना वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। किसमें वो? इसमें केवल अंतिम फाइनल वस्तुएं और सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल होता है, चाहे वह देश में हो या विदेश में हो। जीएनपी में जो है मेरा भाई, इसमें देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन शामिल होता है। क्या होता है? उत्पादन शामिल होता है, चाहे वह देश में हो या विदेश में हो। यानी कि विदेश में भी कोई व्यक्ति है, अगर वो कमा करके क्या करता हो? भारत में भेजता हो, तो क्या करता है मेरे भाई? वो जीएनपी में शामिल होता है। जीएनपी में क्या होता है मेरे भाई? शामिल होता है। 5वां कह रहा है कि इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा देश के अंदर किया गया उत्पादन शामिल नहीं होता है। माने कि जीएनपी में जो है देश के भीतर जो भी विदेशी नागरिक होंगे, यानी कि भारत में जो विदेशी नागरिक होंगे और भारत में उत्पादन करते हैं वस्तुओं का और सेवाओं का, तो उनका उत्पादन और सेवा इसमें जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा।
आगे देखिए, आगे कह रहा है उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण के लिए क्या कर लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत में भारतीयों द्वारा उत्पादन 180 लाख करोड़ है। भारत में भारतीयों द्वारा उत्पादन कितना है, 180 लाख करोड़ है। भारत में भारतीयों द्वारा उत्पादन कितने है बाबू, 1,80,000 करोड़ है। और विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादन, और विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादन कितना बाबू, 20 लाख करोड़ है। कितना है, 20 लाख करोड़। दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया, 200 लाख करोड़। कितना, 200 लाख करोड़। और भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन, भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा क्या है मेरे भाई, उत्पादन जो है मेरे भाई कितना है, 10 लाख करोड़ है। क्या है, 10 लाख करोड़ है। तो जीएनपी बराबर 180 प्लस 20 यानी कि 200 लाख करोड़। क्या बाबू, यानी कि 200 लाख करोड़, जबकि विदेशी कंपनियों के 10 लाख करोड़ जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। भारत में जो विदेशी कंपनियां आकर के भारत में उत्पादन की है और उनका मूल्य कितना है, 10 लाख करोड़ है। तो भारत में जो विदेशी कंपनियां आकर भारत में स्थापित हुई है और वस्तुओं का उत्पादन की है जिसमें 10 लाख करोड़ का उनका उत्पादन था, तो उसको जीएनपी में हम शामिल नहीं करते हैं। जीएनपी में क्या करते हैं, उनमें शामिल नहीं करते हैं। केवल जीएनपी में शामिल होता है कौन सा, ये वाला विदेशों में भारतीय द्वारा उत्पादन 20 लाख करोड़ और भारत में भारतीय द्वारा उत्पादन 180 लाख करोड़, दोनों को शामिल किया गया है। अर्थात भारत में एक वर्ष में जीएनपी कितना है, तो 200 लाख करोड़ हुआ। कितना हुआ, 200 लाख करोड़ हुआ। चलिए आगे कह रहा है कि एनएनपी, आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मेरे भाई किसे कहते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किसे कहते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं किसे कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी वह राष्ट्रीय आय है, वह राष्ट्रीय उत्पाद आय है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से घिसावट या मूल्य ह्रास को घटाने के बाद से प्राप्त होता है। मूल्य ह्रास को घटाने से क्या होता है मेरे भाई, प्राप्त होता है। देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी वह राष्ट्रीय आय है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से घिसावट या मूल्य ह्रास को घटाने के बाद क्या होता है मेरे भाई, प्राप्त होता है। वही हम क्या कहते हैं, एनएनपी हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। नोट करके दिया है, नोट करके क्या कह दिया है, जब किसी देश में एक वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। कब, जब किसी देश में एक वर्ष के दौरान वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है बाबू, उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनें, भवन, उपकरण आदि पुराने हो जाते हैं। आदि क्या हो जाता है मेरे भाई, पुराने हो जाते हैं और उनका कुछ मूल्य कम हो जाता है। और उनका कुछ मूल्य क्या होता है मेरे भाई, कम हो जाता है। इस मूल्य में कमी को घिसावट को क्या कहते हैं, इस मूल्य में कमी को यानी घिसावट या मूल्य ह्रास कहते हैं। या क्या कहते हैं मेरे भाई, मूल्य ह्रास कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि घिसावट या मूल्य ह्रास को घटाने के बाद प्राप्त होता है। देखिए, हम किसी सामान को एक वर्ष में भारत में क्या कर रहे हैं मेरे भाई, उत्पादन कर रहे हैं। तो एक वर्ष में जितनी वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे उसमें कुछ न कुछ मशीनें लगेंगी और वो मशीनें क्या होगी, उपयोग होंगी। जब मशीनों का उपयोग किया जाएगा तो उसमें से कुछ मशीनें क्या होंगी, खराब होंगी, और खराब होंगी तो उनमें बाबू खर्चा होगा। वही हमारा क्या कहलाता है, मूल्य ह्रास या घिसावट कहलाता है। चलिए आगे कह रहा है, इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से घिसावट को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर फॉर्मूला के तौर पे इसे हम समझने का प्रयास करें, किसके तौर पे बाबू, फॉर्मूला के तौर पे, तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। एनएनपी माने कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से घटा दिया जाए घिसावट को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, एनएनपी प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर 1000 करोड़ है, कितना है, 1000 करोड़ है, तथा घिसावट 100 करोड़ है। क्या घिसावट कितना है मेरे भाई, 100 करोड़ है,
तो एनएनपी बराबर 1000 माइनस 100 तो 100 करोड़, तो इनमें से कितना करोड़ बचा बाबू? 900 करोड़ बचा। कितना करोड़ बचा मेरे भाई? 900 करोड़ बचा। अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ? अर्थात हमारे पास जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचा वो कितना बचा मेरे भाई? 900 करोड़ बचा। कितना बचा मेरे भाई? 900 करोड़ हमारे पास जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचा है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। आज के क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इसमें के बारे में पढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।